Hello, everybody. I hope that you all are enjoying the process of learning and every day you are getting something new and good and adding to your personality. With this hope, I start my video for the day, and the topic is the ballad. The letters which are written in green actually are the phonetic symbols which helps you to pronounce a word. किसी भी शब्द को बोलने के लिए जिन phonetic symbols का सहारा लिया जाता है उन्हें phonemes कहा जाता है और ये symbols हमें help करते हैं कि हम किस तरह से किसी शब्द को pronounce करें. इसका पूरा एक वीडियो आपको हम YouTube पर अपलोड कर चुके हैं. Kindly go through that. उसे देखिए और समझिएगा. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द बैलेड. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि लोकगीत या गाथा गीत, यानी कि वो किस्से कहानियां जो हम गीतों के द्वारा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर देते हैं, उन्हें बैलेड कहा जाता है या गाथा गीत कहा जाता है. इन्हें लिखने वालों का कोई पता नहीं होता, लेकिन इन्हें ओरल मोड में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया जाता है और बस ये गीत परंपरा की तरह चलते चले आते हैं और गाथा गीत के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं. तो चलिए बैलेड का वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर हम शुरुआत में देखें बैलेड को, तो ये स्टोरी टेलिंग इन वर्स कहा जाता है, जिसे ओरल फॉर्म में स्टार्ट किया गया था. इसका कोई लिटरेरी फॉर्म नहीं होता था, यानी कि जब बैलेड बनाया जाता है तो उस पर मोर कंसंट्रेशन किस पे किया जाता है, गाथाओं पर किया जाता है, यानी कि कंटेंट पर किया जाता है, ना कि लिटरेरी फॉर्म्स पर किया जाता है. और इट वॉज स्पोकन और संग एंड हर्ड बाय द लाइव ऑडियंस. और आसपास लोग बैठे होते हैं, एक तमाशा तरह लगा होता है, एक मजमा लगा होता है और उसके सामने हम किसी भी गाथा को प्रस्तुत करते हैं, तो वो फॉर्म क्या कहलाती है, वो कहलाती है बैलेड. अ सिंपल नरेटिव पोएम ऑफ फोक ओरिजिन. क्योंकि इसका ओरिजिन देहाती लोगों से होता है, फोक लोगों से होता है, तो इसका ओरिजिन हम लोग ऐसे मानते हैं कि कहीं देहात में ही, कहीं लोगों के बीच ही इसका ओरिजिन हुआ था. इसे स्पेशली किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा था. इट इज कंपोज ऑफ शॉर्ट स्टैंजास एंड अडेप्टेड फॉर सिंगिंग. गाकर ही प्रस्तुत किया जाता है और लाइव ऑडियंस होती है इसकी. However, the word ballad typically refers to the relatively short lyrical poems produced by European poets starting around in 13th century. कभी अगर पीछे मुड़कर देखें बैलेड के बिगनिंग को, तो ये मानकर चलिए कि 13th सेंचुरी के आसपास जो यूरोपियन पोएट्स हुआ करते थे, उन्होंने इसे लिरिकल पोएम के रूप में स्टार्ट किया होगा और धीरे धीरे परंपरा चलती चली गई होगी. लेकिन 15th सेंचुरी तक आते आते बैलेड का गाना एक पॉपुलर बन गया, मतलब बहुत पॉपुलर हो गया कि सभी लोग बैलेड को पसंद करने लगे. लेकिन इसकी एक खासियत ये थी कि इसको लिटरेरी फॉर्म में बहुत ज्यादा ना गाकर इसको फोक ओरिजिन के थ्रू गाया गया. और इसे गाने वाले लोग वंडर्स हुआ करते थे. वंडर्स मतलब वो लोग जो खाना बदोश होते हैं, यानी कि जो एक प्लेस पर रुकते ही नहीं है, आज यहाँ तो कल वहां. इस तरह के लोग इन्हें गाना गाया करते थे. और राइटर्स का, जैसे मैंने आपको बताया, पता ही नहीं होता था किसने लिखे हैं. बस एक गाथा सुन ली किसी के बारे में और उसको फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर किया गया. इट इज यूज टू ग्लोरीफाई द ग्रेट डीड्स ऑफ किंग्स और नाइट्स. इसमें अगर आप सुन सकते हैं तो किसी राजा की गौरव गाथा को कहा जाता है, या किसी सामंत की गौरव गाथा को कहा जाता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की गौरव गाथा को कहा जाता है जिसमें कि वो हीरो के रूप में उभर कर आता है. अर्लियर दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन ओरल फॉर्म. जैसा कि मैंने बताया था, ट्रांसफर होता चला गया. लेकिन जैसे कि मैं गाना गा रही हूँ और मेरे साथ मेरे बच्चे भी बैठे हुए हैं और वो शुरू से इस गाने को सुन रहे हैं, तो मेरे बाद, यानी कि मेरी डेथ के बाद, ये परंपरा मेरे बच्चे निभाएंगे और उसके बाद उनके बच्चे, और उनके, इस तरह से ये ट्रांसफर होता चला गया. 17th सेंचुरी तक आते आते बैलेड्स जो थे वो संख्या में तो बहुत अधिक थे, लेकिन उनको सुरक्षित नहीं रखा जा सका क्योंकि उनका कोई भी रिटन फॉर्म नहीं था. अब 18th और 19th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि बिशप पर्सी नाम के एक व्यक्ति हुए और उन्होंने क्या किया, इन बैलेड्स को पब्लिश कराया और इन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचा लिया. बहुत सारे बैलेड्स को वो नहीं बचा पाए, लेकिन जितने भी उन्होंने बचाए थे, उन्होंने 1765 में इसे पर्सीज रलिक इस नाम से पब्लिश किया था. इसके अलावा 19th सेंचुरी में चाइल्ड्स बैलेड जो था भी पब्लिश हुआ और इसे कंपाइल किया था एक अमेरिकन स्कॉलर ने. और इस तरह से कुछ बैलेड्स को बचाकर सुरक्षित रखा गया ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को मिल सके.
अब अगर हम स्टाइल और फोकस की बात करें बैलेट की, द नरेशन ऑफ द बैलेट इज इम्पर्सनल। देखिए, क्योंकि इसको जो बैलेट है वो किसी का पर्सनल स्टाइल नहीं था, तो इसको एक फॉर्म में गाया गया कि जो भी व्यक्ति गाएगा इसको इम्पर्सनल स्टाइल में गाएगा, अपने स्टाइल में नहीं गाएगा। वी डोंट गेट एनी क्लू एज टू बी द पर्सनालिटी एंड नेचर ऑफ द नरेटर। जो भी इसको गाता है वो उसी फॉर्म में गाएगा जिस फॉर्म में उसे उसके पेरेंट्स से मिला है, वो उसमें अपना एडिशन नहीं करता है। तो इस तरह से स्टाइल क्या हो जाती है इनकी, इम्पर्सनल हो जाती है। Ballads have intense focus and therefore often we do not get the physical appearance of the character। क्योंकि बैलेड का जो फोकस होता है वो गाथाओं पर होता है, तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर का हमें फिजिकल अपीयरेंस पता नहीं चलता है इसके अंदर, लेकिन उनके डीड्स पता चलते हैं, उन्होंने क्या कारनामे किए, उन्होंने क्या अच्छे काम किए और किस तरह से उन्होंने अच्छे काम के द्वारा मानवता की सहायता की या रक्षा की, इस तरीके से हमें बताया जाता है इन गाथाओं के अंदर। तो ज्यादा फोकस किस पर रहा, वर्किंग पर रहा, जो हीरो हुआ करते थे उनके पे, तो इसका फोकस मेनली वही है। अब अगर लिटरेरी लिंग्विस्टिक डिवाइसेस की बात करें बैलेट के अंदर, तो हमने आपको बताया है कि बहुत सारे लिटरेरी और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस हैं जो बैलेट में मिलती हैं। जैसे राइम को बहुत सिंपल रखा जाता है और आप इजीली बता सकते हैं कि इस लाइन में लास्ट में क्या आने वाला है, और यूजुअली मोनोसिलेबिक राइम हुआ करते थे, यानी कि एक सिलेबल के। अब सिलेबल्स क्या होता है इसका एक पूरा वीडियो आपको बताया गया है, प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको सिलेबल की नॉलेज मिल पाए। पोयम या किसी भी तरह का लिरिक पढ़ने का फायदा तभी है जब आप इसे खूबसूरती के साथ पढ़ें, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आपको सिलेबल, फुट, मीटर इन सब की नॉलेज हो। तो काइंडली लिटरेरी डिवाइसेस का वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बैलेट्स इज द रिपीटेड लाइन्स एंड फ्रेजेस, यानी एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ा जाता था और बार बार उसको रिपीट किया जाता था, ताकि जब लोग सुनने के बाद घर जाएं, कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन वो टिपिकल लाइन्स उनको जरूर याद रह जाए। A particular version of this is called incremental repetition. A line or stanza is repeated. मैंने बताया जैसे कि वो रिपीट करते थे ताकि उनको ये रहे कि हाँ ये इस नाम से पॉपुलर हो जाए। The question and answer format common in many ballads is another form of parallelism। अभी कभी कभी क्या होता था कि बैलेट के अंदर ही क्वेश्चन आंसर्स किए जाते थे और कैरेक्टर के जो कार्य होते थे उनके बारे में उन्हें बताया जाता था, तो ये भी एक तरह का बैलेट फॉर्म ही हुआ करता था। अगर मैं मीटर और स्टैंजा की बात करूं तो जैसे मैंने बताया था मोनोसिलेबिक वर्ड्स का ज्यादा यूज हुआ करता था। A common form is so called ballad stanza, a quatrain, यानी कि 4 लाइन का एक स्टैंजा होता था। राइमिंग हमेशा ए बी सी बी रहा करती थी, मैक्सिमम, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ पर मैक्सिमम ये राइमिंग रहती थी 4 लाइन्स में, एंड 3 स्ट्रेसेस होते थे और बीट्स भी कभी कभी अल्टरनेट आपको मिलेंगी। एग्जाम्पल जो दिया है हमने लॉर्ड थॉमस एंड फेयर एनेट का दिया है, तो आप देख सकते हैं लास्ट में हैंड, थ्री, ब्राइड, नी। तो आप देखिए इसमें राइमिंग स्कीम ए बी सी बी है। तो इस तरह का आपको क्वार्टरन मिलेगा, यानी 4-4 लाइन मिलेंगी, चौपाई मिलेंगी, और इसमें आपको विद 4 स्ट्रेस लाइंस मिलती हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अनदर कॉमन फॉर्म अगर आप क्वार्टरन की देखेंगे तो उसमें राइमिंग स्कीम ए बी सी बी या फिर ए बी भी हो सकती है और ए बी हो सकती है। इस तरह से राइमिंग स्कीम्स क्या होते हैं इसका वीडियो आपको लिटरेरी डिवाइसेस के थ्रू मिल जाएगा। अब बैलेट्स के थीम क्या क्या हुआ करते थे अगर हम बात करें, तो जो बैलेट का मेन थीम था वो लव हो सकता था, ट्रेजिक लव हो सकता था, रिवेंज, बदला, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं किसी एक हीरो का एक उसके महान कार्यों की गाथा बताई जाती थी, तो ये नेचुरल से थीम हुआ करते थे। मर्डर होना, बिट्रेयल होना, या मैजिकल हीरोइज्म होना, यानी कि जैसे कि आप एक ऐसे राजा की कल्पना करें, एक ऐसे सामंत की कल्पना करें जो सब कुछ सबको पछाड़ कर आगे निकल जाता है और एक बहुत एडवेंचरस काम करता है, तो इस तरह के थीम बैलेट के हुआ करते थे। अगर मैं बैलेट के टाइप्स की बात करूं तो बैलेड मेनली 2 तरह के हुआ करते थे। फोक बैलेड जिन्हें ट्रेडिशनल कहा जाता था,
और दूसरे मिन्स्ट्रेल बैलेट, जिन्हें लिटरेचर बैलेट कहा जाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद एक फॉर्म और निकल कर आई बैलेट की, और इन बैलेट्स को क्या कहा गया, ब्रॉड साइड बैलेट कहा गया। तो इस तरह से जो बैलेट थे वो 3 तरह के हो गए, फोक बैलेट यानी ट्रेडिशनल, मिन्स्ट्रेल बैलेट यानी कि लिटरेरी बैलेट, और ब्रॉड साइड बैलेट। अब अगर मैं फोक बैलेट की बात करूं तो जितने भी बैलेट हमने अभी तक देखे हैं उन सभी के जो क्वालिटीज हैं वो इस बैलेट में मिलेंगी। यानी हमें ये नहीं पता होगा कि इसका ओरिजिन कब हुआ, इसे लिखा किसने, और इनकी जो स्टाइल है वो इम्पर्सनल है, इन्हें ओरली गाया जाता है, लाइव ऑडियंस के सामने इनको गाया जाता है, और ये एक फोक आर्ट के पीस हुआ करते हैं, और ऑथर्स तो मैंने आपको बताया अननोन होते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज फोक बैलेड में मिलती हैं, और इनका जो मेन कंटेंट होता है, फोकस जो होता है गाथाओं पर होता है, ना कि लिटरेरी डिवाइसेस के फॉर्म्स पर होता है। अब दूसरा आता है हमारा लिटरेरी बैलेड। अब जब बैलेड फेमस होने लगे तो कुछ जो लिटरेरी हमारे ऑथर्स थे उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी बैलेड लिखा जाए। तो उन्होंने जो बैलेड लिखे उन्हें क्या कहा गया, लिटरेरी बैलेड कहा गया। इट इज मोस्ट रिसेंटली रिटन बैलेड है ये, क्योंकि जब ऑथर इसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस हुए तब उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। लिटरेरी बैलेड्स आर रिटन बाय एजुकेटेड पोएट्स इन इमिटेशन ऑफ द फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ द ट्रेडिशनल बैलेड। इंस्पायर किससे थे ये लोग, ट्रेडिशनल बैलेड से ही थे, लेकिन हमें ये पता था कि ये वाला बैलेड इस वाले ऑथर ने लिखा है, और उसने लिटरेरी डिवाइसेस का भी बड़ी बारीकी से यूज किया। यानी वो बैलेड जो कभी एक सिंपल लैंग्वेज और डिक्शन में लिखे जाते थे, अब उनमें लिटरेरी फॉर्म्स भी आने लगी, तो इसे क्या कहा गया, लिटरेरी बैलेड कहा गया। आप देख सकते हैं वर्ड्सवर्थ जो हैं उन्होंने भी इसको लिखा है, और इसके अलावा कॉलरिज ने भी इनको लिखा है, लिरिकल बैलेड्स को उन्होंने पूरा वॉल्यूम पब्लिश कराया था इसका। और इसके अलावा कीट्स को भी आप देख सकते हैं ला बैलेडा सैम्स मर्सी में, और किपलिंग्स ने भी लिखा है इसको, यीस्ट ने भी इसको लिखा हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे लिटरेरी ऑथर्स हुए हैं जिन्होंने ये बैलेड्स लिखे हैं। अब ब्रॉड साइड बैलेड जो थे ये लार्ज शीट पर लिखे जाते थे, और ये शीट बहुत ज्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी, तो इन्हें पब्लिश करके और इनको फिर सेल आउट किया जाता था। तो ये बैलेड क्या कहलाए, ब्रॉड साइड बैलेड कहलाए। और जब ये ब्रॉड साइड बैलेड आए तो बैलेड का पब्लिश होना इजी हो गया, और इनका प्रिंटिंग प्रेस की वजह से इनका जो सर्कुलेशन था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेनली इनका काम था एंटरटेनमेंट फॉर अर्बन रेदर देन द रूरल पॉपुलेशन। याद रखिए जो ट्रेडिशनल बैलेड्स थे वो देहाती लोगों के सामने गाए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ पे रागनी होती है इस तरह से। और जो हमारे ये ब्रॉड बैलेड्स थे ये अर्बन सोसाइटी के लिए थे, ताकि वो उन्हें पढ़ें और उनका आनंद उठा पाए। इस तरह से आपने देखा कि बैलेड जो था ये एक फॉर्म है, लिटरेरी फॉर्म्स में आता है और बहुत फेमस है, और इसको गाना और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ग्रुप में गाया जाता है, याद रखिएगा। बस ये याद रखिएगा जैसे कि अगर हम कहीं बैठे हैं और हमारे सामने किसी वीर की कोई गाथा चल रही है और उसको बहुत सारे लोग मिलकर गा रहे हैं गाने के साथ, एक रिदम के साथ, तो वो फॉर्म क्या कहलाएगी, बैलेड कहलाएगी। Thanks for watching this video. I hope you understand what ballad is. Kindly share कीजिएगा वीडियो को, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ताकि आपको इसी तरह के लिटरेचर पर बने हुए वीडियो तुरंत आप ले सकें। Thank you very much for this. Thank you.